जेएनयू देश का एक सर्वोच्च विश्वविद्यालय है, जहाँ पूरे देश से बच्चे आते हैं और अपने भविष्य को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के एक माहौल बनाते हैं, एक माहौल उन्हें मिलता है और वहाँ पढ़ते हैं और बाकी के विश्व में भी जाकर के, देश के तमाम संस्थानों में जाकर के अपना और अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। शुरू से लेकर के अभी तक ये एक ऐसा संस्थान माना जाता रहा है जहाँ ये होता है कि गरीब तबके के बच्चे और दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे भी यहाँ आराम से आ करके रहने खाने की व्यवस्था से लेकर के पढ़ाई तक के माहौल को पाते हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जेएनयू का माहौल बदला है और जिस तरह से जेएनयू में प्रोटेस्ट हुए हैं या उन्हें रोकने की कोशिश की गई है, या जिस तरह से ओबीसी शिक्षकों को लेकर के देखा जाए तो उनकी भर्तियों के जो मामले रहे हैं, या अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट में जिस तरह से वाइबा के मार्क्स को लेकर के यहाँ बापसा ओबीसी फोरम और इंडिविजुअल छात्र जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस हिसाब से ये देखना लाजमी हो जाता है कि क्या वास्तव में जेएनयू जातिगत अवधारणा के तले दबा हुआ है, क्या वास्तव में यहाँ दलित पिछड़ा और माइनॉरिटी के तबकों के साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बापसा से भोपाली हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भोपाली, अभी आप लोग जो मांग कर रहे हैं उसमें सबसे मेन मुद्दा ये है कि आप वाइबा के मार्क्स को कम करने की बात कर रहे हैं। मेरे दर्शकों को ये बताएं कि आप वाइबा के मार्क्स को कम करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 30 नंबर है, तो क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली अगर आप देखेंगे जेएनयू में जो वाइवा के मार्क्स 30 मार्क्स है, उसमें भी हमने ये देखा है कि तमाम सेंटर्स ऐसे हैं जिन्होंने दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग से आने वाले जो छात्र हैं उनको 30 में से कभी 0, 30 में से कभी 1, 30 में से 2 ऐसे मार्क्स दिए। वेराज जो दूसरे सेक्शन से आने वाले लोग हैं उनको वो काफ़ी हद तक ज़्यादा मार्क्स दिए। तो एक तरीके से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि एक वर्ग से आने वाले लोगों को, एक पर्टिकुलर सेक्शन से आने वाले लोग जो है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उनको आप कम से कम मार्क्स दे रहे हो। और वो जो छात्र है वो रिटर्न में अच्छा करता है, वो रिटर्न में अच्छा लिखता है, लेकिन आके वाइवा में ही उसको इतना कम मार्क्स आप देते हो कि उसका स्कोर अल्टीमेटली कम होके वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा सेक्शन से है जो कि रिटर्न में भी अच्छा आप दे रहे हो और उसको आप वाइवा में भी अच्छा दे रहे हो, तो कॉम्पिटिशन को बढ़ा रहे हो। तो इसका जो आधार है कि हम जो वाइवा का मार्क्स कम करने का डिमांड कर रहे हैं, उसका एक आधार ये है कि हमने ये जो डेटा है पूरा पिछले कुछ सालों का वो निकाला है, जिसमें पूरी तरीके से दिखता है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग से जो आने वाले लोग हैं, इन जाति से आने वाले जो लोग हैं, उनको कम मार्क्स दिए हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, जब ये केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस भी कहता है कि वाइवा का मार्क्स जो है वो 30 नहीं होना चाहिए, वो रिड्यूस होना चाहिए, वो 15 से भी कम हो सकता है। तो इन सब मुद्दों के साथ हमने ये कहा कि ये जो वाइवा का मार्क्स है वो 10 होना चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा वाइवा मार्क्स है उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करने का मौका मिलता है एक ब्राह्मणिकल फैकल्टी को। और ऐसा नहीं कि यहाँ का फैकल्टी पूरी तरीके से जाति व्यवस्था के परे है, यहाँ पे भी जाति व्यवस्था दिखता है। तो हमने जब ये मांग रखा है पिछले बहुत सालों से, जो तथाकथित सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपना इलेक्शन के टाइम का मैनिफेस्टो में ये मुद्दा लिखेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि कब तक इलेक्शन का मैनिफेस्टो का मुद्दा रहेगा, ये कब उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो इसीलिए हम कुछ संगठन ने मिलकर ये कॉल दिया कि आप 30 से ये 10 करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये दिख नहीं रहा है, ये पूरा ओपनली दिख रहा है कि वाइवा ओसे में स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और इसी के चलते हुए, इसको रिकॉग्नाइज करते हुए ही यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जेएनयू प्रशासन है, उन्होंने एक स्पेशल कमेटी फॉर्म किया था जिसके हेड है प्रोफेसर अब्दुल नाफे। तो इस कमेटी का भी रिकमेंडेशन है कि वाइवा ओसे का मार्क्स 30 से घटकर 10 होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अभी आपने कमेटी की बात की, इस तरह की 3 कमेटियां गठित की जा चुकी हैं और हाल फिलहाल अभी नाफे की कमेटी गठित की गई। क्या इन तीनों कमेटी में से एक भी कमेटी ने आप लोगों के विरोध में बयान दिया हो या कुछ ऐसा कहा हो? क्या सबने इस पक्ष में अपनी राय दी कि वाइवा के मार्क्स कम होने चाहिए? पहले की 2 कमेटी की जो बात आप कर रहे हैं उसका डिसीजन क्या है, इसका मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट 2000 अभी मतलब मेरा सेकेंड ईयर है जेएनयू में। पर जो ये स्पेशल कमेटी जो फॉर्म किया गया था, बिकॉज लास्ट ईयर का जो एसी मीटिंग हुआ था अक्टूबर में, उस वक्त भी इन मुद्दों को लेकर ओबीसी रिजर्वेशन, फिर डायरेक्ट पीएचडी में जो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है रिजर्वेशन फैकल्टी लेवल में, उसको लेकर, जो माइनॉरिटी तबका है उनको डेप्रेशन पॉइंट्स नहीं दिए जा रहे उसको लेकर, और स्पेशली वाइवा ओसे का जो मुद्दा है उसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था छात्रों ने। तो उसके बाद ये बताया गया था कि स्पेशल कमेटी फॉर्म किया जाएगा, जो कि अब्दुल नाफे कमेटी है। और अब्दुल नाफे कमेटी ने तो रिकमेंडेशन जो दिया है वो छात्रों के पक्ष में ही है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन ये वर्ड शायद यूज़ नहीं किया है, जो सो कॉल्ड प्रशासनिक भाषा होती है उस भाषा में उन्होंने कहा है कि डिस्पैरिटी है।
तो डिस्पैरिटी कहो, डिस्क्रिमिनेशन कहो, जातिगत भेदभाव कहो, बट कमेटी ने ये मान लिया है कि यहाँ पे जो छात्र SC ST OBC माइनॉरिटी है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और इसको जानते हुए, फिजिकली हैंडीकैप जो है उनको जानते हुए हमको जो वाइवा ओसे का मार्क्स है उसको कम करना चाहिए। तो ये प्रशासन का जो कमेटी फॉर्म किया है वो भी मानता है, बट हमको दिखता है कि यहाँ का जो प्रशासन है और यहाँ के कुछ फैकल्टी जो है ये बात को रिकग्नाइज करते हुए भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं। कल जो कमेटी के ऊपर 23 दिसंबर को जो डिस्कशन हुआ था उसमें हमको पता चला कि 23 प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लियरली अपोज किया है कमेटी रिकमेंडेशंस को, और जो बाकी के 27 है उनमें ये चल रहा था कि 20 करा जाए, 15 करा जाए, कोई बोल रहा है 10 करा जाए। तो ये सब डिस्कशन में एक VC को कैसा डिसीजन लेना चाहिए था, एक VC को एक प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए था। जब 27 प्रोफेसर कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको समझते हुए एक कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन VC ने फिर से एक केओटिक डिसीजन लिया है। ऐसा कहा गया है कि रिस्पेक्टिव सेंटर्स डिसाइड करेंगे कि वाइवा उससे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मार्क्स कितने होने चाहिए। तो अगर आप सेंटर की ऑटोनॉमी को दोगे तो फिर से वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। भोपाली, मुझे एक बात और बताइए कि 2007 के जब JNU के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त आयशा पूरे पैनल पे जीत करके आई थी, और उस वक्त आयशा का ये मोटिव था, उन्होंने ये कहा था कि वाइवा के मार्क्स कम होने चाहिए। जो आपने मैनिफेस्टो की बात करी उसमें उन्होंने OBC आरक्षण का मुद्दा भी उठाया था। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं और जिस तरह के आप लोगों के पम्फलेट पर्चे ये सारी चीज़ें दिखाई गई है, इस पे क्या JNU का क्या स्टैंड है? क्योंकि वो यहाँ दिख नहीं रहे हैं, वो आपके साथ नहीं दिख रहे, तो उन्होंने क्या स्टैंड लिया हुआ है, मैं ये जानना चाहती हूँ। एक्चुअली जो अभी का JNU है या पिछले कुछ सालों का भी, ये देखा जाता है कि किस एक तरीके से उनका ये माइंडसेट बन चुका है कि जो वो करे वही सब सही है। तो अभी नजीब का जो डिसअपीयरेंस है, फोर्स डिसअपीयरेंस है, नजीब को एक छात्र आप सभी जानते होंगे कि उसको ABVP के छात्रों ने पिटाई की थी और उसके बाद से वो गायब है। तो उसको लेकर भी जो कंसर्न इंडिविजुअल्स, कंसर्न छात्र है और तमाम बाकी संगठन, उनका कुछ डिमांड था कि एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर किया जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव डालने के टाइम पे, वो जब वक्त था एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव डालने का, उस वक्त हम देखते हैं कि ऐसा SFI लेड यूनियन जो है वो बाहर जाके उसको एक नेशनल मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि हम सबको पता है कि इस देश में ये नेशनल मुद्दा ऑलरेडी है कि यहाँ का जो माइनॉरिटी है, स्पेशली मुस्लिम, उनके ऊपर उनको ये हितों का हनन किस तरीके से किया जाता है। उनका राइट टू फूड को लेकर, उनका इवन जो बाकी के अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसका उल्लंघन इस देश में किया जाता है। तो ये ऑलरेडी एक नेशनल मुद्दा है। तो उस वक्त जब नजीब के मुद्दे को लेकर प्रशासन के ऊपर दबाव डालने की ज़रूरत थी छात्रों के द्वारा, तब हम देखते हैं कि आयशा SFI लेड यूनियन जो है वो बाहर जाता है। और इन मुद्दों के ऊपर भी, वाइवा ओसे हो, OBC रिजर्वेशन हो या फिर माइनॉरिटी डिप्रेशन पॉइंट्स हो, इन मुद्दे पे भी हमको यही दिखता है कि जिस तरीके से, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको एक रोल अदा करना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको एक भूमिका लेनी है। ये नहीं करते हुए बार बार जब हम कहते हैं कि हम बाहर जाके दबाव डालेंगे, बाहर जाके दबाव डालेंगे, वो बाहर जाके दबाव डालने का भी ज़रूरत है, बट उसके पहले आप आपके खुद के कैंपस में कितना करते हैं ये पूछना पड़ेगा। तो ये आयशा SFI लेड यूनियन अभी का और पिछले कुछ साल की जो, भले वो आयशा के यूनियन हो या मिक्स्ड यूनियन हो, इन सब का रवैया जो दिखा है वो इतना सीरियस रवैया नहीं दिखा है। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आप जब रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हो तो आप सिर्फ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हो जिसका आप कैडर हो, आप पूरे छात्रों के रिप्रेजेंटेटिव हो। तो आपको छात्रों से जो मुद्दे जुड़े हुए हैं और छात्रों के साथ साथ ही तमाम बाकी जो मुद्दे हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उन पे एक अहम भूमिका लेनी पड़ेगी, बायस नहीं होते हुए, पूरा इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ वो मुद्दों को आपको डील करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं दिखता है हमको आयशा SFI लेड यूनियन के द्वारा भी और पहले के यूनियंस के द्वारा भी। JNU का नाम उठते ही दिमाग में एक छवि जो बनती है वो ये बनती है कि एक ऐसा संस्थान है जहाँ सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, और जहाँ के छात्र जो हैं वो इतने प्रखर, इतने मुखर होते हैं कि वो प्रोटेस्ट के जरिए अपनी हर बात को रखते हैं और अपनी हर बात को मानने की, समझने की कोशिश भी करवाते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में या हाल के दिनों में जिस तरह से JNU का जातिवादी चेहरा सामने निकल के आया है, वह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है इस देश पर और इस देश की जातिवादी व्यवस्था पर भी, कि क्या वास्तव में इस देश में समानता का भाव है जो कि संविधान हमें हमारा देता है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली, JNU।